हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कोलाइड टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसका 7th नंबर का लेक्चर। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था, कोलाइड क्या होता है ये देख लिया था, और कोलाइड के बारे में सारी चीज़ें हो गई थी। उसके क्लासिफिकेशन मेथड वगैरह, उसका फॉर्मेशन वगैरह क्या होता है ये देख लिया था। उसकी प्रॉपर्टी हो गई थी। प्रॉपर्टी के बाद हमने उसके कोएगुलेशन की मेथड देख ली थी। कोएगुलेशन की मेथड के बाद उसके प्रोटेक्शन की बात करी थी, गोल्ड नंबर की बात करी थी, इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक देख रहे थे वो देख रहे थे एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। ठीक, तो ये अधिशोषण में क्या बात हो गई थी आप एक बार और उसको समझ लें। ये हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7। तो इसमें एडजॉर्प्शन की बात कर रहे थे। कोलाइड टॉपिक था। कोलाइड तो हमारा खत्म हो गया था। इसमें हम चालू कर रहे थे क्या, एडजॉर्प्शन की बात कर रहे थे। तो एडजॉर्प्शन जो रहता है उसमें क्या होता है वो देखें जरा। एडजॉर्प्शन में कल हमने बात कर ली थी। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, अधिशोषण का मतलब होता है किसी सॉलिड जो रहता है, जैसे ये चारकोल हो गया, एनिमल या जंतु चारकोल होता है ये। ठीक, चारकोल मतलब कोयला टाइप का, आप जला के लकड़ी को बनाते हैं, ऐसा समझ लो आप। एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ये सॉलिड जो रहेगा ये क्या होता है, सॉलिड होता है, और इसकी सरफेस पे क्या इकट्ठा हो जाता है, H2 हो गया, कोई भी हाइड्रोजन हो गया, ये H2 गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, H2 हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये इसकी सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। उसकी सतह पर इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये जो फिनोमिनन होती है उसको हमने बोला था एडजॉर्प्शन। इसमें हमने इसको m बोला था और इसको x/m इक्वल टू हो गया था एडजॉर्प्शन। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। हमने बोला था कि ये एक सरफेस फिनोमिनन है, एक सतह घटना होती है। सतह घटना के बाद फिर आपने देख लिया था कि ये क्या होता है, ये इसके लिए डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः रिएक्शन होती है। एक डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक कैसी घटना होती है, ये ऊष्माक्षेपी घटना होती है। अगला ये क्या होता है, इसके लिए डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एस का मान नेगेटिव होता है, मतलब ये कैसी घटना होती है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो रेंडमनेस है वो क्या हो रही है, रेंडमनेस क्या हो रही है, इससे कम हो रही है, अव्यवस्था क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई दी थी। इसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करने वाले थे, थोड़ा सा आप ये देख लेते हैं कि ये जो एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, मतलब ये होता क्यों है, ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है। ठीक, एडजॉर्प्शन की घटना होने का मेन रीज़न है क्या होता है, ये स्वतः घटना है, सरफेस फिनोमेनन है। तो ये अचानक क्यों होता है, तो उसका मैं आपको ये बता देता हूँ, उसका रीज़न क्या होता है वो ज़रा आप देख लें। जस्ट ऐसे ही समझना है आपको। ठीक, ऐसे जिनने क्या सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ा है तो वो आप समझ लें। तो देखो होता क्या है कि ये जो चारकोल है, तो ये जो चारकोल है, इसके जो चारकोल के अंदर ये इसके क्या होंगे, जिस पार्टिकल से ये बना हुआ है चारकोल, तो ये उसके क्या है, मान लो पार्टिकल है। ये चारों तरफ से ये इसके क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, इससे ये बना हुआ है मान लो। अब बना हुआ है तो एक कोई मॉलिक्यूल इस तरह से, ये सब में पूरी तरह से ये बना हुआ। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, कोई भी एक बीच का हम मॉलिक्यूल ले लें, ये वाला मॉलिक्यूल हम ले लें, तो इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि ये चारों तरफ से फोर्स लग रहा है इसमें, इधर से भी, 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 चारों तरफ से क्या लगता है, इसमें फोर्स लग रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई भी सरफेस टेंशन नहीं है, मतलब इसमें सारे के सारे फोर्स जो हैं वो क्या है, बैलेंस है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चारों तरफ से घिरा हुआ है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। लेकिन यदि क्या है, ये आप सरफेस के जो मॉलिक्यूल जो है इसके, उनको देखो आप, तो उनमें क्या है, जैसे मैं ये मॉलिक्यूल की बात करूं तो इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब इसमें ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगता है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है इसमें फोर्स क्या है, इम्बैलेंस है, इसका जो बल है वो क्या है, असंतुलित है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये सरफेस की जो पार्टिकल है इनमें ये टेंडेंसी आ जाती है, किसी को भी अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी आ जाती है। इसीलिए इनको कोई भी बाहर H2 मिल जाए, H2O मॉलिक्यूल मिल जाए, ठीक, एसिटिक एसिड मिल जाए, ये इनको क्या करता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। इसलिए ये घटना जो रहती है वो कैसी हो जाती है, अपने आप होती है, एक स्वतः घटना होती है, सरफेस फिनोमेनन होती है।
आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरफेस फिनोमेनॉन क्यों होती है, इसका रीज़न क्या होता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल रहते हैं उनके पास जो फोर्स रहता है वो क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। ठीक, बैलेंस नहीं होता है। उसको बैलेंस करने के लिए इनमें ये टेंडेंसी आ जाती है कि ये बाहर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ठीक, तो ये घटना होती है सतही घटना, इसलिए हमने इसको नाम दिया था। ठीक, तो ये इसकी मैकेनिज्म थी, ये आपको क्लियर हो गया होगा ऐसी घटना क्यों होती है। तो ये क्रियाविधि का रीज़न क्या है, इम्बैलेंस फोर्स ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक, सतह के कणों पर बल का क्या होना, असंतुलन होना। बल इसमें क्या होते हैं, असंतुलित होते हैं, पूरी तरह से बैलेंस नहीं होता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं फिर टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की। तो अगली हम चीज देख लेते हैं एडजॉर्प्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार, ये लिखें आप। और एडजॉर्प्शन जो रहता है वो एक्चुअल में कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। फिजिकल भौतिक, एक होता है केमिकल रासायनिक। ठीक, एक होता है रासायनिक, तो एक होता है फिजिकल और एक होता है क्या, केमिकल। तो फिजिकल और केमिकल में क्या होता है जरा आप समझ लें। इसमें ये है फिजिकल एडजॉर्प्शन का, मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ जो अपन ने एग्जांपल लिया था। जैसे हमारे पास क्या है, ये टुकड़ा है चारकोल का, एनिमल चारकोल हो सकता है, चारकोल है ये। और चारकोल की सरफेस पर, इसकी सतह पर हाइड्रोजन या तो H2O हो जाए या एसिटिक एसिड हो जाए। जो अपन ने पहले एग्जांपल लिया था एक्चुअल में वो फिजिकल का ही एग्जांपल था। तो इसकी सरफेस पर किसका एडजॉर्प्शन हो जाना, हाइड्रोजन गैस भी एडजॉर्प्शन हो सकती है, H2O का भी एडजॉर्प्शन हो सकता है, और दूसरा एसिटिक एसिड का भी एडजॉर्प्शन हो सकता है। तो नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं इसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं। चारकोल की सरफेस पे ये इकट्ठे होना, और इकट्ठे जो होते हैं ये इसमें लेयर जो बनती हैं एक्चुअल में मल्टी लेयर बनती हैं। ये कैसा होता है, एक से ज़्यादा लेयर बनती है इसमें, इस तरह से लेयर अंदर। ये क्या होता है, चारकोल की सतह पे किसी का भी एब्जॉर्प्शन हो जाना इनमें से। अच्छा, इसमें जो फोर्स बनते हैं, ये जो फोर्स हैं इनका नाम है वान डेर वाल। वान डेर वाल, ठीक, वान डेर वाल फोर्स होते हैं। इसमें अगर हमने एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है, केमिकल का एग्जांपल जो रहता है इसमें मान लो है प्लेटिनम। प्लेटिनम का एक मेटल है। ठीक, प्लेटिनम मेटल जो रहता है इसकी सरफेस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन होता है। और हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन होता है मतलब इसमें क्या होता है, और जो लेयर बनती है वो एक ही लेयर बनती है, मोनो लेयर बनती है। और मोनो लेयर में ये जो बॉन्ड बनते हैं, इस टाइप के ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड जो रहते हैं वो कैसे बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं। ये कौन से बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। तो क्या होता है एग्जाम्पल, पहले तो आप एग्जाम्पल समझ लें। फिजिकल का एग्जाम्पल क्या होता है, फिजिकल का एग्जाम्पल है चारकोल की सरफेस पर हाइड्रोजन का या H2O के मॉलिक्यूल का या एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का क्या होना, जमा होना। ठीक, केमिकल में क्या होता है, प्लेटिनम की सरफेस पर किसका इकट्ठा होना, हाइड्रोजन गैस का इकट्ठा होना। ये केमिकल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, अब इसे नोट डाउन करें पहले, तो नेक्स्ट उसकी बात कर रहे हैं हम, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो नेक्स्ट बात ये है कि ये इसमें क्या होता है, सबसे पहले दूसरा वो देखें हम, तो इसमें क्या होता है, मल्टी लेयर होता है। ये बहुपर्तीय होता है। ठीक, मल्टी लेयर बहुपर्तीय। इधर क्या होता है, मोनो लेयर।
एक परत ही होता है। इसमें परत कितनी बनती है? एक परत बनती है। ठीक, इधर क्या होता है, इसका नाम फिजिकल क्यों पड़ गया? इधर क्या होते हैं? भौतिक बल होते हैं, फिजिकल फोर्स। फिजिकल क्या होते हैं? बल होते हैं, भौतिक बल होते हैं, फिजिकल फोर्सेस होते हैं। इधर क्या होते हैं? केमिकल फोर्सेस होते हैं, केमिकल। अब फिजिकल फोर्स होते हैं तो फिजिकल फोर्स क्या होते हैं? वान डेर वाल फोर्स होते हैं। तो ये क्या है? वीक होते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है? चौथा जो डिफरेंस है इसमें वो है, ये है रिवर्सिबल। कैसा होता है? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि ये इस पर फिजिकल फोर्स जो रहते हैं, वीक फोर्स रहते हैं, वान डेर वाल फोर्स, उनसे आके ये मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये मिट भी जाते हैं। तो ये चिपक भी जाएंगे और टूट भी जाएंगे क्योंकि वीक बॉन्ड है। ठीक, वान डेर वाल बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। तो ये उनसे टूट भी जाता है, इसलिए ये क्या होता है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये बन भी जाएगा और मिट भी जाएगा। इसका नेचर हम देखें तो ये क्या होता है? इरिवर्सिबल। ये होता है इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। आ रही बात? ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक, अगली हम बात करें तो ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक होता है, अविशिष्ट होता है। क्या मतलब इसका? हिंदी में क्या बोलेंगे? अविशिष्ट। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जैसे ये चारकोल की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस, H2O गैस, एसिटिक एसिड, किसी का भी एड्जॉर्प्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही किसी का एड्जॉर्प्शन हो, तो किसी का भी एड्जॉर्प्शन हो सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, अविशिष्ट बोलते हैं। ठीक, नॉन स्पेसिफिक होता है ये क्या होता है? ये होता है स्पेसिफिक। ये कैसा होता है? विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये प्लेटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन होता है, तो हाइड्रोजन गैस का ही एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक, तो ये स्पेसिफिक होता है, मतलब ये एक ही चीज का एड्जॉर्प्शन करता है, ये किसी का भी एड्जॉर्प्शन करता है। जैसे कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो क्या कैसे होते हैं? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या है? उनको सारी चीजें करना है, जैसे ये है, जो मिल गया वो कर लिया। ठीक, जो मिल गया वो उसको एड्जॉर्प्शन कर लिया, तो नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब एक ही काम करने वाला। तो स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ पढ़ाई करने वाला। ठीक, नॉन स्पेसिफिक मतलब वो पढ़ाई भी करना है, उसको मोबाइल भी चलाना है, अदर एक्टिविटी भी करना है, तो वो स्पेसिफिक नहीं है, वो सूडो कहलाता है। ठीक, ऐसा। अब स्पेसिफिक के बाद अगला जो रहेगा ये क्या रहता है? 6 नंबर का, वो देखें हम। तो ये क्या होता है? इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो क्या होती है? कम एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या होता है? 20 से लेकर समथिंग, आप ये मान लो 20 to 40 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। फिजिकल में एनर्जी क्या होती है? कम रिलीज होती है। और इसमें क्या होता है? फिजिकल में क्या होता है? माइनस साइन, वो डेल्टा एच के कारण है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें लगभग आप मान के चलो एनर्जी जो रिलीज होती है, केमिकल में स्ट्रॉन्ग फोर्स बनती है इसलिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। तो आप मान के चलो 80 से लेकर 250 के समथिंग, अकॉर्डिंग टू NCERT देखें तो कई किताबें उसको 200 से 400 के आसपास भी बताती हैं। ठीक, किलो जूल प्रति मोल के आसपास। कुल मिला के इसमें एनर्जी क्या निकलती है? ज़्यादा। माइनस साइन क्या होता है? ये इंडिकेट करता है एनर्जी ज़्यादा निकलती है। तो केमिकल में जो एनर्जी निकलती है वो क्या होती है? ज़्यादा निकलती है। आ रही बात समझ? ठीक, अगला क्या होता है? अगला वो हम देखें इसमें 7 नंबर, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। और इधर क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक्टिवेशन एनर्जी
एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा ये क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा जो रहती है वो क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम अलग से एनर्जी देते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो इधर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, मतलब इसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक, और इसको स्टार्ट करने की जरूरत होती है। आ रही बात समझ? तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इधर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर अगला मैं यहीं पे, वैसे तो हम टेम्परेचर का इफेक्ट अलग से देखेंगे और प्रेशर का, फिर भी टेम्परेचर का इफेक्ट यहीं पे देख लेते हैं। टेम्परेचर में अगर आप बात करो तो इधर क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताऊं तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, इधर एब्जॉर्प्शन x/m देख रहे हैं अपन y एक्सिस पे ये, और x एक्सिस पे देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे एब्जॉर्प्शन लगातार क्या होगा, कम होगा। ये उसका ग्राफ है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज और एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो तापमान बढ़ने से अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण लगातार क्या होता है, कम होता है। मतलब ये इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, तो लगातार टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें, 8 नंबर की बात इसमें करें, अगर काय का इफेक्ट देखें, टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का इसमें इफेक्ट देखेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और ये वाई एक्सिस पर एब्जॉर्प्शन x/m। तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और फिर घटता है। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, फिर क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिवेशन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक्टिवेशन एनर्जी में टेम्परेचर खर्च हो जाता है। इसके बाद और टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अरे बात समझ? तो ये इसमें बेसिक क्या थे, डिफरेंस थे, जो आपको याद होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इन दोनों के बीच में से आ जाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले क्या बता दिया, इसलिए इसका एग्जाम्पल बताया, इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन आ जाता है कि चार पोल की सरफेस पर अगर क्या है, इन सबका एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये कौन से प्रकार का है, तो फिजिकल है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो मल्टी लेयर होता है, बहुपर्ती होता है। फिजिकल फोर्स होते हैं, भौतिक बल होते हैं, इसमें वांडर वाल फोर्स होते हैं। ये रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, ठीक, मतलब बन भी जाता है, मिट भी जाता है। नॉन स्पेसिफिक होता है, अविशिष्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पर किसी का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इसके बाद इसमें एनर्जी क्या होती है, कम रिलीज होती है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद अगला क्या होता है, अगला इसमें एब्जॉर्प्शन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन लगातार क्या होता है, डिक्रीज होता है। तापमान बढ़ाने से अधिशोषण क्या होता है, घटता है। केमिकल में बात करें तो ये केमिकल फोर्सेस के कारण होता है, केमिकल बल के कारण होता है। ये क्या होता है, मोनोलेयर होता है, एक परती होता है। इसमें केमिकल फोर्स काम करते हैं, मतलब एक बार फोर्स बन जाती हैं तो स्ट्रॉन्गली बन जाते हैं, ठीक। इसलिए ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, अनुक्रमणीय होता है। ये स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट, क्योंकि प्लेटिनम की सरफेस पर केवल हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। इसमें एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा रिलीज होती है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से ये पहले बढ़ता है और फिर घटता है। आ रही बात समझ, ठीक। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, आप एक बार इसको नोट करें अच्छे से। और फिर हम देख रहे हैं इसको, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो, ठीक। फिर देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक।
फैक्टर देख रहे हैं हम। तो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर हम देख रहे हैं इसमें क्या, सरफेस एरिया, क्षेत्रफल। नंबर 1 फैक्टर देख रहे हैं क्षेत्रफल। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है एड्जॉर्प्शन का, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही जस्ट आपको समझना है, एंड जो आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है क्षेत्रफल में, अगर सीधी बात है, अगर जो चारकोल है उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा है। जैसे चारकोल है तो चारकोल का क्षेत्रफल ज़्यादा है, मान लो ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा है, और इससे क्या है, ये छोटा है, तो सीधी बात है एड्जॉर्प्शन किस पे ज़्यादा होगा, इस पे ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, ठीक। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये बड़ा टुकड़ा है, इसी को आप छोटे छोटे भागों में बांट दो तो क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो आपने अगर इसको छोटे भागों में बांट के फिर एड्जॉर्प्शन करा रहे हो तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव होता है बजाय बड़े उसके, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ठीक। फिर दूसरा जो फैक्टर होता है वो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोष की प्रकृति। देखो अधिशोष की प्रकृति मतलब जो गैसें रहती हैं मेनली वो, तो गैसें जो रहती हैं उनमें क्या होता है, जो गैसें हैं उसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे कुछ गैसें होती हैं जैसे कि NH3 हो गई, SO2 हो गया, ठीक, NH3 हो गया, SO2 हो गया और CO2 हो गया। ये गैसें जो रहती हैं वो उनका एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये है लिक्विफाई गैस, इनको बोलते हैं द्रवणीय गैस, लिक्विफाई गैस। लिक्विफाइंग गैस, द्रवणीकरण वाली गैस, क्या मतलब इसका, मतलब ये गैसें ऐसी हैं कि प्रेशर आप लगाते हो, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक विशिष्ट तापमान होता है, उस पर अगर इन पर प्रेशर लगाओगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जो लिक्विफाई गैस होती हैं, जो द्रव जल्दी से हो जाती हैं, इनका एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कुछ होती हैं नॉन लिक्विफाई गैस, जैसे हीलियम है, ठीक, हाइड्रोजन गैस है, तो इनका लिक्विफिकेशन जल्दी से, नियॉन गैस हो गई, ये जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती हैं, तो ये नॉन लिक्विफाई गैस रहती हैं, अद्रवणीय, अद्रवणीय होती हैं, नॉन लिक्विफाई गैस होती हैं। तो नॉन लिक्विफाई गैस जो रहती हैं उनका एड्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कौन सी गैस का एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो एक आध किसी एग्जाम में आया उसमें पूछा था, तो SO2 आंसर दिया था। SO2 का क्या होता है, लिक्विफाई गैस होती है, ये जल्दी से लिक्विड के में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका एड्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली अदर गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। आ रही बात समझ, ठीक। तो ये एड्जॉर्प्शन के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर, 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर जो है वो है प्रेशर, तो उसकी हम बात कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगला है प्रभावित करने वाले कारक में, थर्ड फैक्टर है प्रेशर, जो कि इम्पोर्टेंट है। थर्ड फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो थर्ड फैक्टर है इसमें प्रेशर दाब। प्रेशर जो दाब रहता है, ये दाब का इफेक्ट देखने के लिए एक्चुअल में 2 वैज्ञानिक हैं, एक तो लैंगूर आइसोथर्म होता है, एक लैंगूर आइसोथर्म चलता है इसमें, और एक चलता है फ्रेंडलिप आइसोथर्म। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काय की, फ्रेंडलिप आइसोथर्म की बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। मीनिंग होते हैं फ्रेंडलिप समतापी, आएगा, फ्रेंडलिप समतापी बोलते हैं इसको। फ्रेंडलिप समतापी जो रहता है वो एप्लीकेबल है मोनोलेयर्ड एड्जॉर्प्शन,
मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन, सॉरी मल्टीलेयर एब्जॉर्प्शन। तो ये मल्टीलेयर बहुपर्तीय अधिशोषण, तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है? बहुपर्तीय अधिशोषण पे लागू होता है। बहुपर्तीय अधिशोषण मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो इसका क्या कहना है जरा आप ये समझ लो उसमें, और मैं इसको आपको एक ग्राफ की सहायता से भी आपको ये समझाता जाऊंगा। तो देखें जरा इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि जैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन बनता है मल्टीलेयर एब्जॉर्प्शन, तो ग्राफ की सहायता से भी और एक रिलेशन के हिसाब से भी हम इसको देखेंगे। मैं इधर ग्राफ बनाऊंगा, ये आप इसको भी देखेंगे। इधर हम देखेंगे प्रेशर को हमें इंक्रीज करना है। इधर एब्जॉर्प्शन x/m, ये हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे इधर। तो ये मेरे पास है चारकोल का एक टुकड़ा है। चारकोल के टुकड़े पर मान लो मैं हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन करवा रहा हूँ। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि इसमें बीच में गैप खाली रहेंगे, जगह खाली रहती है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, पहले मैं हाइड्रोजन गैस जो रहेगी, हाइड्रोजन गैस है, इसका एब्जॉर्प्शन करवा रहा हूँ और प्रेशर इस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो क्या होता है, सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो पहला रिलेशन होता है इसमें क्या, नंबर 1 x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? P के। क्या मतलब ये है कि जितना प्रेशर लगाओगे, जितनी ताकत लगाओगे और जितना प्रेशर लगाओगे, उसी रेशो में इसमें क्या होता जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। उसी रेशो में अनुपात में एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा पहले बार। तो ये जो ग्राफ है, इधर मैं ग्राफ के थ्रू इसको बताऊं तो ये ग्राफ क्या होगा, ऐसा लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। तो ये पहले नंबर का जो रिलेशन है उसमें ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। दूसरा क्या होता है, फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या है, इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इकट्ठे होते जाएंगे और क्या होगी, पहले जगह ज़्यादा थी, पर्याप्त जगह थी, लेकिन बाद में जगह अब क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जगह कम होगी तो ये जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आ रहे थे और जो नए मॉलिक्यूल आएंगे वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से, पहले से जगह कम हो गई है पहले की तुलना में, तो क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स क्रिएट होगा। तो अब क्या होगा, फिर हमें प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा लगाने के बाद भी एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि भीड़भाड़ चालू हो गई है अब इधर। तो अब जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के पावर में 1/n। ये एक n होता है, n की जो वैल्यू रहती है 1/n की वैल्यू जो रहेगी, मैं बात करेंगे हम इसकी, ये 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, ये कांस्टेंट आ जाता है। अब पहले से जैसा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब प्रेशर जितना लगा रहा है उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो ये जो ग्राफ है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन वो रिलेशन खत्म हो गया। तो नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट ये होने वाला है कि एब्जॉर्प्शन फिर क्या हो जाएगा, अब लेयर जितनी बननी थी उतनी कंप्लीट हो गई, बिल्कुल फुल भर गया है, ये बिल्कुल भी गैप नहीं बचा है, पूरी तरह से ये भर चुका है, बिल्कुल भी गैप नहीं बचा है। अब बिल्कुल भी गैप नहीं बचा है तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब आप कितना ही प्रेशर लगाओ, प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बाद में थर्ड नंबर पे क्या होने वाला है, x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के पावर 0। p के पावर 0 मतलब इस पर कोई भी क्या नहीं रहेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये जो ग्राफ है वो पैरेलल चलने लगेगा, सीधी ऐसा हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन आप देखो, एब्जॉर्प्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये थर्ड नंबर का यहाँ से रिलेशन चालू हो गया। अरे बस, तो क्या हो रहा है, पहले क्या होता है, पहले होता है तीव्र, ठीक, फिर क्या हो जाता है धीमा, फिर क्या हो जाता है स्थिर, पहले क्या होता है फास्ट, फिर क्या हो जाता है स्लो, फिर क्या हो जाता है कांस्टेंट। इस तरह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रेशर पे, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या होता है, ये इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं और आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि क्या है, अपनी क्लास है, अब क्लास में क्या है
प्रेशर का इफेक्ट देखें, क्लास रहती है, बेंच खाली है, मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई बैठते जाओ तो आप आराम से बैठते जाओगे, मैं जितना बोलूँगा उतना काम हो जाएगा, मतलब जितना मैं प्रेशर लगा रहा हूँ उतना एग्जॉर्प्शन हो रहा है। बाद में क्लास क्या है, फुल होने लगती है, फुल हो रही है तो आपको जगह नहीं बच रही है बिल्कुल, फिर आप क्या करोगे, अगर मैं एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, मैं बोलूँगा कि नहीं भाई एक और बैठना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, नहीं सर नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन मैं अगर ज़बरदस्ती करूँ कि नहीं बैठना है तो बैठो, नहीं तो बाहर चले जाओ, तो फिर आप क्या करोगे, उसको ज़बरदस्ती बैठा लोगे। लेकिन अब मेरे को प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ा, मेरे को बातें ज़्यादा करनी पड़ी, तब जाके आपने उसको जगह दी। तो दूसरा वाला रिलेशन वही है, दूसरा वाला रिलेशन क्या है, वही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है लेकिन पहले की तुलना में कम, मतलब स्टूडेंट तो बैठा लेकिन पहले 3 बैठ गए थे जितना बोलने पर, अब प्रेशर ज़्यादा लगाने पे कितना बैठ रहा है, 1। अब मान लो फिर लास्ट में क्या होगा, एक बेंच पे 4 स्टूडेंट हो गए, अब बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैं कितना भी चिल्लाऊं कि भाई एक और बैठा लो, ये करो वो करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे हुआ है कि थर्ड वाले में क्या हो गया है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर कोई बोलता है तो कैसा होता है, पहले फास्ट होता है, तीव्र होता है, फिर स्लो होने लगता है, फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो प्रेशर जैसे जैसे हम लगाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक, एक बार इसको आप नोट डाउन करें जल्दी। देखें हमने क्या बात कर ली है, ये फैक्टर की बात चल रही है। तीसरा फैक्टर हम देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक में कौन सा फैक्टर चल रहा है, ये थर्ड फैक्टर। तो एक तो आपने ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो बात कर ली, दूसरी आपने बात कर ली कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं फिजिकल और एक केमिकल, दोनों में अच्छे तरीके से आपने डिफरेंस कर लिए हैं। इसके बाद फैक्टर में जो मेन फैक्टर, पहला फैक्टर आपने देखा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक, इस पर क्वेश्चन है, इस टाइप के बनते नहीं है। फिर लिक्विफाइड गैस अगर है तो उनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, नॉन लिक्विफाइड गैस की तुलना में ज़्यादा होता है। और तीसरा जो फैक्टर हम देख रहे हैं वो देख रहे थे प्रेशर। तो प्रेशर में भी आपने फ्रेंडली आइसोथर्म की बात की है। फ्रेंडली आइसोथर्म में क्या देख लिया कि ये मल्टी लेयर के लिए एप्लीकेबल होता है, और इसमें क्या है, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे पहले एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, फिर धीमा हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और ये 3 रिलेशन आपने देखे और उसके हिसाब से आपने ये ग्राफ भी देखा। ठीक, अब कल के लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ये वाली जो चीज़ है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक, तो इसमें आप क्या है, सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आप इसके बिल्कुल नोट्स बनाइए। लगभग 2-1 लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे। अभी हम स्लो उसमें पढ़ रहे हैं, धीमे उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक, और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन वाले हमारा चैप्टर अभी नहीं चल रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है, तो आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ें। इसके बाद हम ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक लेने वाले हैं, तो उसमें आपको और मज़ा आएगा। तो आप इस सिंपल चैप्टर है, आप इसको बिल्कुल रोज़ाना पढ़िए। कोई भी आपको डाउट आता है तो कृपया करके मेरे को उस पर पूछें। ठीक, हम क्लास में अभी नहीं है तो मैं आप पूछ नहीं पाता हूँ। ठीक, जब आपकी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम जब क्लास में मिलेंगे तो पूछने की प्रक्रिया भी चलेगी, तो वहाँ पे आपको मेरे को पता चल पाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो सारी बातें नहीं हो पाती हैं अपने को, जो क्लास में जो सारी बातें हो पाती हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाती हैं, कि आप कितना पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, घर पे पढ़ के आ रहे हो कि नहीं आ पा रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, तो वो हम उस टाइम पे चेक करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, कोई डाउट आता है तो आप पूछें। ठीक, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।